कि ये जो मजदूर फंसे हुए थे इनके लिए किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था किनके लिए है? जो सड़क पे आ गए थे। जो सड़क पे आ गए थे उनके लिए व्यवस्था ये हुई कि जहां पे भी है उनको रोक लो, सरकारी स्कूल के अंदर ले जाओ, बंद कर दो, और वहां की स्थानीय पंचायत वगैरह से कहा कि आप इनकी कुछ व्यवस्था कर दो। लेकिन जो करोड़ों लोग घर से बाहर नहीं निकले इस उम्मीद में कि चलो कल ट्रेन चलेगी, परसों ट्रेन चलेगी, मैं ऐसे गठरी उठा के कैसे चल दूं, जिन्होंने सोचा होगा कि नहीं 1000 किलोमीटर पैदल मैं नहीं जाऊंगा, जो अपने घर में बैठे हैं, जिनसे किराएदार किराया मांग रहा है, जिनके पास चाय पीने का पैसा नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था हुई? अब तक कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने सिर्फ कह दिया है राज्य सरकारें इसके लिए अरेंज करेंगी, एनजीओ इसके लिए अरेंज करेंगे। जरूर राज्य सरकारें करें, जरूर एनजीओ करें, हम जैसे लोगों की जो क्षमता थी हमने तो पूरा किया है, थक गए हैं, इससे अधिक पैसा जुटा नहीं सकते हम लोग तो, क्योंकि लिमिटेड संसाधन होते हैं। जब मैंने ये बात कही पिछले 1 महीने में टीवी पे या कई बार बात कहता था भाई ट्रेन चलाइए, ऐसा मेरे ऊपर उछल के पड़ते थे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे आप फैला देंगे इसको देश के अंदर, आपको देश की चिंता नहीं, आपको सेहत की चिंता नहीं। मैं उन सबसे आप पूछना चाहता हूं, साहब बताइए अब क्या हुआ? लॉकडाउन 3 का किस पर असर पड़ेगा? लॉकडाउन 3 किसी के लिए नॉकडाउन तो नहीं बन जाएगा। लॉकडाउन 1 और 2 की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या सीमाएं रही हैं, अब क्या फोकस होना चाहिए? जब से ये शुरू हुआ है तब से आपको ध्यान होगा हमारा फोकस कंस्ट्रक्टिव रहा है। हमारा फोकस ये रहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे सकें, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं। अगर सब साथी अब तक जुड़ चुके हों तो हम शुरुआत कर सकते हैं इसके बारे में बातचीत करने की। पिछले 24 घंटे में केसेस अभी क्या हैं? टोटल केसेस आज सुबह तक 37,336, 37,336। पिछले 24 घंटे में कितने? पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा, 2293, लगभग 2300 केसेस ऐड हुए। आपको याद है ना वो ग्राफ जो पिछली बार मैंने पेश किया था? मैंने नहीं किया था, वो पीआईबी का ग्राफ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर्स द्वारा दिया गया ग्राफ दिया था, और वो ग्राफ दिखाता था कि 30 अप्रैल को, यानी कि परसों, जो 2 दिन पहले गुजरा दिन, उस दिन तक पीक होके अब उतरना शुरू कर देगा। मगर ऐसे किसी ग्राफ में ये नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने 30 कहा तो एग्जैक्टली 30 तारीख को होगा। 2-3 दिन आगे पीछे हमेशा हो सकता है क्योंकि एस्टिमेट है, लेकिन एस्टिमेट ये था कि 30 तारीख के करीब पीक पे पहुंचेगा, उसके बाद नीचे उतरना शुरू होगा। कल तक तो ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि अभी पीक बढ़ी है। अब तक 2000 से ज्यादा क्रॉस शायद एक ही बार किया था, 2000 के करीब आया था। तो पर डे केसेस बढ़े हैं, कल बढ़ रहे हैं। मगर अगर वो ग्राफ का ओवरऑल सेंस सही है तो अगले 1-2 दिन में हम इस पीक से उतरना शुरू करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन, इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। केसेस बढ़े हैं, ओवरऑल डेथ्स अब तक 1218 हो गई हैं, जो इससे जुड़े हुए 1218,000 को हम क्रॉस कर गए हैं। एक और आंकड़ा जिसमें आमतौर पर ध्यान नहीं जाता लोगों का, वो है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं, दूसरी डेथ, जो लॉकडाउन की वजह से कितनी डेथ्स हो रही है। इसकी एक वेबसाइट है, वो कहते हैं नॉन वायरस डेथ। अगर आप नॉन वायरस डेथ इंडिया कोविड-19 करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक ग्रुप है, देखिए कितना शानदार लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, एक अमेरिका कोविड का जो असर है उसके स्टैटिस्टिशियंस मिलके पूरे उसको प्लॉट कर रहे हैं, देख रहे हैं बाकी दुनिया में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, उसके आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से एक छोटा सा 2-3 साथियों का ये मिलके पूरे मीडिया में ट्रैक कर रहे हैं कि कहीं भी रिपोर्ट आती है कि लॉकडाउन की वजह से सड़क पे फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जैसे आज भी सुबह खबर आई है, घर पैदल व्यक्ति जा रहा था, घर पहुंचने से पहले रास्ते में मर गया, कितनी खबरें आ रही हैं। वो एक एक इस खबर को ट्रैक करते हैं। इसका एक डेटा सेट उन्होंने बनाया हुआ है, और डेटा सेट बना के वो बता रहे हैं कि अब तक 310 डेथ हो चुकी है। सो अब तक 310 कंफर्म डेथ है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, केवल लॉकडाउन की वजह से। इसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी बात रखी है। आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछली बार एक और ग्रुप के बारे में जिक्र किया था,
जो ग्रुप इसके बारे में देख रहा है, स्ट्रैंडेड वर्कर्स, स्वान करके जो ग्रुप है, स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कल फिर रिलीज की है, ये बताते हुए कि स्थिति इस वक्त क्या है। उस रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करूंगा। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। पिछले 2 दिन की 1-2 और घटनाओं के बारे में जिक्र कर दूं। आप अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। आज बहुत लंबी बात मैं नहीं रखूंगा, छोटी बात रखूंगा। और आमतौर पे हम कोरोना से संबंधित, सरकार से संबंधित मुद्दे कम लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, देखिए आज जो फोकस है इस पे बात करें, लेकिन आज हम कोरोना से संबंधित बात भी करेंगे, सरकार का जो रेस्पॉन्स रहा है उससे संबंधित भी। आपके कोई सवाल है आप उसे भेजना शुरू कर दीजिए, जल्दी हम आपके सवालों का जवाब देना भी शुरू कर देंगे। 2-3 घटनाएं और हुई है। एक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा है, नांदेड़ करके एक जगह है गुरुद्वारा, महाराष्ट्र में हजूर साहब गुरुद्वारा है। वहां से आए हुए तीर्थयात्री पंजाब आए, कुछ हरियाणा भी आए, राजस्थान होके आए हैं। लगभग 200 तीर्थयात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। अच्छी बात यह है कि अब कम से कम उस तरह की चीजें शुरू नहीं हुई। थोड़ा बहुत पंजाब में राजनीति हो रही है कांग्रेस और अकालियों के इसके बारे में लेके, लेकिन कम से कम उस तरह की बातें शुरू नहीं हुई जो कि निजामुद्दीन के बाद शुरू हुई। देखिए, गुरुद्वारे से अगर लोग आ रहे हैं, वो लोग लंगर में सेवा करने के लिए रुक गए थे, जैसा कि गुरुद्वारे में आमतौर पर प्रथा होती है। लोग कहते हैं कि मैं जाऊंगा, कुछ दिन वहां सेवा करूंगा। ये लोग रुके हुए थे सेवा करने के लिए, और इस बीच एक व्यक्ति को लगा होगा, उससे कई लोगों को लगा। 3000 लोग गुरुद्वारे में रुके हुए थे वहां पे। हमारे देश के धर्मों का चरित्र जो है वो प्राइवेट नहीं है। हमारे धर्मों का चरित्र है पब्लिक। लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो कोई छोटे मोटे मेले हो, तीर्थ हो, सब कुछ हो, लोग इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से धार्मिक संस्थाओं में हमेशा इस रोग के लगने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा होती है। यही तबलीगी जमात वाले में हुआ था, यही इस गुरुद्वारे में हुआ है, यही इंग्लैंड के अंदर हरे कृष्णा के फॉलोअर्स के अंदर हुआ था। लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे जहां पे भी भीड़ होगी वहां इसकी गुंजाइश बढ़ेगी। इसके पीछे ना तो कोई षड्यंत्र है, ना इसके पीछे कोई धर्म का खेल है। अगर स्पोर्ट्स के लोग स्टेडियम में इकट्ठे होने लगेंगे, वहां भी एग्जैक्टली यही होगा। इसका केवल भीड़ से संबंध है, इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है। कम से कम अब इस बात को वैसे नहीं उठाया गया, तो हम उस तरह के धर्म से जोड़ना इसको बंद कर दें। ये अच्छी चीज हुई। 1-2 चीजें हुई जिसपे मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। कल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत में पहले तक तीनों फोर्सेस का एक जनरल होता था, अब तीनों के ऊपर एक सेंट्रल जनरल बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोला जाता है। पहली बार बिपिन रावत जी को अपॉइंट किया गया है। तो कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे, तीनों फोर्सेस के हेड बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। बहुत अनयूजुअल है, आमतौर पे जनरल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते, और ना ही करें तो अच्छा है। भारत में पाकिस्तान से बहुत एक अलग परंपरा है, पाकिस्तान में काम होते हैं, भारत में नहीं होते। और तीनों ने इकट्ठा होकर क्या कहा कि हम संडे को एक फ्लाई पास्ट करेंगे डॉक्टर्स को थैंक यू करने के लिए, हम उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। मेरा एक छोटा सुझाव है, फूल आप बरसा दीजिए, अच्छी बात है, मार्च पास्ट कीजिए, फ्लाई पास्ट कीजिए, अच्छी बात है। डॉक्टर्स को और भी तमाम तरह की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है। आर्मी के पास बहुत कैपेसिटी है इस वक्त देश को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैंने तो सोचा वो बताने आएंगे कि हम सिविलियंस की किस किस चीज में मदद करने वाले हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, ये जनरल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत मत डालिए। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। दुनिया के अंदर दूसरी जगह बहुत कुछ हो चुका है। यूनिफॉर्म पहन के जनरल सिविलियन मामलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या सिविलियन मामलों पे टिप्पणी करें, जो कि जनरल रावत कई बार कर चुके हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। एक बार आदत पड़ गई ना, हटानी मुश्किल हो जाएगी। बस यहीं पे छोड़ देता हूं इस मामले को। जब जब मैंने ये बात कही पिछले 1 महीने में टीवी पे, या कई बार बात कहता था भाई ट्रेन चलाइए, ऐसा मेरे ऊपर उछल के पड़ते थे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे आप फैला देंगे इसको देश के अंदर, आपको देश की चिंता नहीं, आपको सेहत की चिंता नहीं। मैं उन सबसे आप पूछना चाहता हूं, साहब बताइए अब क्या हुआ? अब किसको चिंता है? करना तो यही था ना। 1 महीना पहले कर देते तो एक फायदा था। फायदा क्या था? 2 फायदे थे। एक में पहला तो ये कि लोगों को 1 महीना इतना कष्ट, इतनी त्रासदी, इतनी भूख, इतनी बदहाली, इतनी जलालत, इसका सामना ना करना पड़ता। 1 महीने इतना टॉर्चर जो हुआ वो बच जाता।
और दूसरा, टेक्निकली 1 महीना पहले उनके इन्फेक्शियस होने की प्रोबेबिलिटी कम थी, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में 500 केस थे। तो बॉम्बे के किसी साधारण वर्कर को हो, इसकी चांस बहुत कम थे। अब देश में 35,000 केस लगभग हो गए। अब चांसेस नेचुरली ज्यादा है, 70 गुना ज्यादा चांसेस हैं अब। तो जब चांसेस कम थे इन्फेक्शन फैलने के, तब हमने नहीं किया। जब चांसेस बढ़ गए हैं तब हम कर रहे हैं। ये समझदारी का काम है क्या? दूसरी बड़ी चीज जो नहीं हुई है वो ये कि ये जो मजदूर फंसे हुए थे, इनके लिए किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था किनके लिए है? जो सड़क पे आ गए थे। जो सड़क पे आ गए थे उनके लिए व्यवस्था ये हुई कि जहां पे भी है उनको रोक लो, सरकारी स्कूल के अंदर ले जाओ, बंद कर दो, और वहां की स्थानीय पंचायत वगैरह से कहा कि आप इनकी कुछ व्यवस्था कर दो। लेकिन जो करोड़ों लोग घर से बाहर नहीं निकले इस उम्मीद में कि चलो कल ट्रेन चलेगी, परसों ट्रेन चलेगी, मैं ऐसे गठरी उठा के कैसे चल दूं, जिन्होंने सोचा होगा कि नहीं 1000 किलोमीटर पैदल मैं नहीं जाऊंगा, जो अपने घर में बैठे हैं, जिनसे किराएदार किराया मांग रहा है, जिनके पास चाय पीने का पैसा नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था हुई? अब तक कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने सिर्फ कह दिया है राज्य सरकारें इसके लिए अरेंज करेंगी, एनजीओ इसके लिए अरेंज करेंगे। जरूर राज्य सरकारें करें, जरूर एनजीओ करें। हम जैसे लोगों की जो क्षमता थी हमने तो पूरा किया है, थक गए हैं, इससे अधिक पैसा जुटा नहीं सकते हम लोग तो, क्योंकि लिमिटेड संसाधन होते हैं एनजीओ के, किसी भी संस्थान के, आंदोलन के, संगठन के। ऐसे में तो सरकार को करना होता है ना। केंद्र सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया है, इतना भी नहीं कहा राज्य सरकारों को कि चलो अभी तुम कर दो, बाद में हम तुम्हें इसकी भरपाई कर देंगे। केंद्र सरकार अभी मुट्ठी अपनी बंद करके बैठी हुई। क्यों? समझ नहीं आता क्यों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।